बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी याद पर। फाइनल के हवाले से ये लास्ट टॉपिक है, इसी में से आपने असाइनमेंट लिखनी है। फाइनल की जो मार्क्स की डिवीजन है उसमें 30% आपका ओपन बुक पेपर है, 10% मार्क्स जो हैं वो असाइनमेंट के हैं और 10% जो हैं वो वाइवा के हैं। असाइनमेंट जो है वो आपको ये टॉपिक है, इसमें से आपको हेटेरोस्टोस्टिसिटी के डिटेक्शन के मेथड्स वो 3 मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा और इन्हीं 3 मेथड्स के लिए आपने एक क्वेश्चन करना है और उसी क्वेश्चन की बेस पर आपकी असाइनमेंट जो है उसके मार्क्स लगेंगे। ये 3 मेथड हैं, आपने हर मेथड से एक एक क्वेश्चन करना है। 3 न्यूमेरिकल कोई डेटा सेट्स लेंगे और उनके ऊपर डिटेक्शन मेथड ये अप्लाई करेंगे। मुश्किल नहीं है, ये आसान ही है। ये मैंने सॉल्व भी क्वेश्चन कुछ मेरे पास पड़े थे, उनके ये मैंने प्रिंट लेके आपको इधर अभी मैं समझा दूंगा कि ये कैसे करने हैं। आपने सॉफ्टवेयर आर पे ये काम करना है और ये सॉल्व करके मुझे पीडीएफ में इसी तरह ही बना के आपने मुझे अपने पेपर वाले दिन से पहले सेंड करनी है। मुश्किल काम नहीं है, आसान काम है। मैक्सिमम ज़्यादा से भी ज़्यादा अगर आप ज़्यादा भी टाइम लगाएं तो 2 आवर्स का काम है। ये 3 क्वेश्चंस हैं, ये आप खुद ही देख लीजिएगा कि कितने लेंथ है इनकी। आसान है क्योंकि सॉफ्टवेयर आर पे करना है। आपने साथ साथ कोडिंग भी आप लिखा है कि इस स्टेप के ऊपर ये कोड लिखा था तो ये रिजल्ट्स मिले थे। क्योंकि जो प्रीवियस असाइनमेंट्स आपने को मैंने मल्टीकुलरिटी की भेजी थी उनमें कोड्स वगैरह है ही नहीं थे मेजॉरिटी के, और कईयों के कोड नहीं थे, कईयों के स्टेप्स पूरे नहीं थे। जस्ट कोड लगा के जो रिजल्ट्स थे एज इट इज़ लिख दिए। कोई हाइपोथेसिस नहीं बनाया, कोई स्टेप्स नहीं, कोई ऐसी चीज़ें नहीं। जिन्होंने ये स्टेप्स बना दी उन्होंने कोडिंग नहीं लिखी। मतलब कि ऊपर नीचे ही काम था सबका, मेजॉरिटी का। अच्छा, यहाँ पर जो है हेटेरोस्टोस्टिसिटी, इसको डिटेक्ट करने के 3 मेथड्स हैं जो अभी हम पढ़ रहे हैं। इसको डिटेक्ट करने के काफ़ी मेथड्स हैं, लेकिन जो अभी पढ़ रहे हैं वो 3 मेथड हैं। इनमें फर्स्ट पे है पार्ट टेस्ट, एक है रैंक कोरिलेशन टेस्ट स्पीरमैन्स, और थर्ड पे है ग्लेजर टेस्ट। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। पहले मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद थ्योरी आपको बताऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये पार्ट टेस्ट से किया गया हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। ये इसके अंदर जो पहला हाइपोथेसिस है वो बनाया गया है कि एरर्स आर होमोस्टोस्टिस्टिक, कि एरर्स जो हैं वो कांस्टेंट हैं, एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एरर्स आर हेटेरोस्टोस्टिस्टिक। ये इसका पहला हाइपोथेसिस है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्टेप 1 है। नेक्स्ट जो है हमने क्या करना है, नेक्स्ट जो आपने है वो मॉडल को एस्टिमेट करना है। ये टेस्ट जो है ये ज़्यादातर 1 एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल जब हो डाटा में तब यूज़ होता है, या फिर तब जब हमें डाउट हो कि हाँ एरर जो टर्म है ये एक स्पेसिफिक एक्स के साथ रिलेटेड है। तो जिस एक्स के साथ रिलेटेड है उसके साथ पहले तो ये कि आपने सिंपल मॉडल बनाना है कि वाई टी, ये इधर लिखा हुआ है वाई इज इक्वल टू β1 + β2 xi μ y, एस्टिमेट द मॉडल बाय OLS मेथड। OLS मेथड से ये बनाना है। ये मेरे ख्याल से बुक के अंदर 11.1 एग्जाम्पल थी जिसके ये रिजल्ट्स हैं। कंफर्म मुझे याद नहीं, खैर डाटा मैंने कहाँ से लिया था। वाई जो है ये एवरेज कंपनसेशन है एंड एक्स एवरेज प्रोडक्शन है। ये मॉडल बना था वाई हैट 1992.34। ये जस्ट आर पे आपने इसको आप LM का जो है फॉर्मूला वो यूज़ करते हुए सॉफ्टवेयर आर पे इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड एरर वैल्यूज़ हैं, ये अल्फ़ा के लिए, और ये स्टैंडर्ड एरर ये वाली वैल्यूज़ है बीटा के लिए। ये स्टैंडर्ड एरर वैल्यूज़ आप जब भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते होते हैं वहाँ पर आपको ये टी की वैल्यूज़ में ये यूज़ होती हैं। अब ये टी की वैल्यू यहाँ पर ये जस्ट कैलकुलेट की गई है अल्फ़ा के लिए, इसकी वजह से ज़रूर नहीं थी, ये जस्ट वैसे ही कैलकुलेट हुई है। ये आर स्क्वायर की वैल्यू है इस मॉडल के लिए। अब यहाँ पर ये सिंपल मॉडल के लिए काम हुआ है। सिंपल मॉडल हमने जस्ट फिट किया है, उसके स्टैंडर्ड एरर्स वो कैलकुलेट किए हैं। ये ज़्यादा काम है, एक्स्ट्रा है, आप कर लें तब भी ठीक, ना करें तब भी ठीक है। नेक्स्ट जो मेन स्टेप है हमारा वो है नेक्स्ट मॉडल। काम ये है कि म्यू आई स्केयर, ये जो हमने फर्स्ट मॉडल यहाँ से म्यू आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसका स्केयर लेना है और उसके ऊपर लॉग अप्लाई करना है। एक लॉग म्यू आई स्केयर का एक कॉलम बन जाएगा और साथ में एक्स आई जो कॉलम है
उसका भी लॉग ले लेना है। अब इन दोनों जो कॉलम हम मिलेंगे, एक लॉग ऑफ म्यू आई का स्केयर एंड लॉग ऑफ एक्स, इन दोनों के ऊपर मॉडल फिट करना है। मॉडल फिट करेंगे तो जो मैंने एग्जांपल ली है उसका जो रिजल्ट है वो ये है 35.817 माइनस 2.8099। यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट भी करना पड़ेंगे। स्टैंडर्ड एरर कैसे कैलकुलेट करने, ये आपको जस्ट समरी आप लेंगे और स्केयर आर सॉफ्टवेयर में जो भी आपका मॉडल होगा उसके अंदर आपको स्टैंडर्ड एरर्स की वैल्यू मिल जाएगी। स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू जो अल्फा के लिए वो 38.319 और जो बीटा के लिए है वो है 4.216। इस मॉडल का जो आर स्केयर है वो 0.0595 है। अब है जी टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक में क्या है कि जी ये जो अल्फा है और ये बीटा है, इन दोनों की आपने सिग्निफिकेंस को भी चेक करना है। अल्फा ओवर स्टैंडर्ड अल्फा, यानी कि ये वाली अल्फा 35 पहले ये काम हुआ है 2.80 डिवाइड बाय इसका स्टैंडर्ड एरर, और यहाँ पर जो अल्फा नॉट 35.81 ये इधर सेकंड पे वैल्यू लिखी हुई है एंड डिवाइड बाय इट्स स्टैंडर्ड एरर दैट इज 38.319। इन दोनों को डिवाइड किया तो ये 2 वैल्यूज मिल गई। अब इन दोनों वैल्यूज के बारे में ये देखना है कि ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट हैं या नहीं है। अब उसके लिए टी की जो क्रिटिकल वैल्यू वो भी चाहिए होगी, जिससे हम कंपैरिजन करके कह सकेंगे क्या है कि जी ये एच नॉट को रिजेक्ट कर रही है या एक्सेप्ट कर रही है। टी का फॉर्मूला है टी अल्फा बाई 2 इंटू एन माइनस 1। अल्फा बाई 2 0.05 हो गया, ये 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूज हुआ था यहाँ पे, और जो वैल्यूज थी वो मेरे ख्याल से 9 थी, 9 माइनस के 2 वेरिएबल्स, ये 7 हो गया। ये टी की वैल्यू आई थी 2.365। अगर तो ये वाली वैल्यू इससे ग्रेटर है, अगर कंप्यूटेड वैल्यूज आर ग्रेटर देन टेबुलेटेड वैल्यूज, देन वी रिजेक्ट एच नॉट। हमारा जो हाइपोथेसिस था उसको हम रिजेक्ट करते हैं। हाइपोथेसिस क्या था जी कि हाइपोथेसिस में पहले तो ये डिफाइन था कि जी एरर्स आर होमोस्टोस्टिस्टिक, यानी कि एरर्स जो हैं वो कांस्टेंट हैं, जबकि अल्टरनेटिव में ये था कि एरर्स जो हैं वो हेटेरोस्टोस्टिस्टिक हैं, यानी कि कांस्टेंट नहीं है। तो अगर तो कंप्यूटेड वैल्यू ग्रेटर है टेबुलेटेड वैल्यू से तब हम एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे, अगर ग्रेटर नहीं है तो फिर हम इसको रिजेक्ट नहीं करेंगे। अब नीचे जो वैल्यूज थे ये है 0.66 और ये है 0.9347। बोथ वैल्यूज आर नॉट ग्रेटर देन टेबुलेटेड वैल्यू। दोनों वैल्यूज भी टेबल की जो वैल्यू है इससे क्रिटिकल वैल्यू जो है इससे ग्रेटर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, obviously there is no statistically significant selection between two variables following Park test, hence H naught is accepted as our homostatistic। क्योंकि ये वैल्यूज ग्रेटर नहीं है तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर टू से हम ये कहते हैं कि डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट। एच नॉट को हम रिजेक्ट नहीं करेंगे। फर्दर इसी क्वेश्चन के हवाले से ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थी, इंटरप्रिटेशन थी, ये आप ऑलरेडी कर सकते हैं। इस तरह आप चेक कर सकते हैं कि जी डाटा के अंदर हेटेरोस्टोस्टिसिटी मौजूद है कि नहीं है। जस्ट क्या है कि पहले हाइपोथेसिस बनाया, उसके बाद जो है हाइपोथेसिस के लिए सिंपल जो डाटा था उसके ऊपर सिंपल मॉडल अप्लाई किया, सिंपल OLS रिग्रेशन मॉडल, उसकी वैल्यूज़ ली, उससे एरर्स कैलकुलेट की, उसके बाद एरर्स का स्केयर लिया और लॉग अप्लाई किया। जो एक्स की वैल्यू पहले कैलकुलेट की थी उसी के ऊपर भी लॉग अप्लाई किया। अब 2 कॉलम जो बन गए थे इनके ऊपर भी दोबारा OLS मॉडल अप्लाई किया और उनके जो अल्फाज हैं और बीटा हैं इनकी सिग्निफिकेंस चेक की। अगर ये सिग्निफिकेंस हैं तो फिर या इसको कहें अगर इनकी जो वैल्यूज़ है टी कैलकुलेटेड वैल्यू अगर ये ग्रेटर है देन टी कैलकुलेटेड वैल्यू कंप्यूटेड वैल्यू जो टेबल से ली गई है, तो हम क्या करेंगे, रिजेक्ट अदरवाइज एक्सेप्ट। क्योंकि ये ग्रेटर नहीं थी तो हमने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया। सेकंड है एग्जांपल एक ग्लेजर टेस्ट। ग्लेजर टेस्ट जो है ये सबसे इजी मेथड है इन तीनों में से। ग्लेजर टेस्ट क्या कहता है कि जी सिंपल इसका भी पहले वही हाइपोथेसिस है, एरर्स आर होमोस्टोस्टिक, एरर्स आर हेटेरोस्टोस्टिक। अब यहाँ पर क्या है कि पहले मॉडल आपने बनाना है सिंपल रिग्रेशन मॉडल, और उस मॉडल से आपने म्यू आई कैलकुलेट करना है एरर्स टर्म। एरर्स टर्म्स का आपने एब्सोल्यूट लेना है और इसको रिग्रेस करना है ऑन एक्स वैल्यू। एक्स वैल्यू पे जब आप इसको रिग्रेस करेंगे तो मॉडल आप आर स्केयर से कैलकुलेट कर सकते हैं। 407.349
एंड -0.0203 ये मॉडल जो है ये मिला था। ग्लेजर टेस्ट में है जस्ट अल्फा के बारे में सिग्निफिकेंस चेक करनी है। अल्फा की वैल्यू 407.3 और जो स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू है ये भी आपको समरी से मिल जाएगी। डिवाइड करेंगे, ये आंसर आ गया 0.642। अगर ये वैल्यू ग्रेटर है कैलकुलेट टेबुलेटेड वैल्यू से तो रिजेक्ट करेंगे, अदरवाइज डू नॉट रिजेक्ट। टेबुलेटेड वैल्यू यहाँ पर गिवन है अल्फा/2 और डिग्री ऑफ फ्रीडम है n-k 2.365। ये वैल्यू जो है ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू इससे ग्रेटर नहीं है, देन वी कैन say that H0 is accepted. Since the calculated value does not fall in the rejection region, so we do not reject H0. थर्ड मेथड है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। इसमें क्या होता है कि जी जो वैल्यूज़ हैं उनकी रैंकिंग की जाती है। म्यू की वैल्यूज़ की रैंकिंग की जाती है और एक्स की वैल्यूज़ की रैंकिंग की जाती है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। यानी कि जो मिनिमम वैल्यू है सबसे उसको 1, उसके बाद जो उससे बड़ी वैल्यू है उसकी रैंकिंग 2, उसके बाद उसकी थर्ड वैल्यू है वो 4, 5, 6 है। इस तरह रैंकिंग की जाती है म्यू के लिए भी और एक्स की वैल्यूज़ के लिए भी। इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले आपको हाइपोथेसिस वही है, सेम है उसी तरह, और उसके बाद जो है ये टी है, ये R3, ये इसका मेन फार्मूला है। T = R3/n-3 और डिवाइड बाय 1 - R²3। इसको R3 भी लिखते हैं, बल्कि जनरली इसको RS भी लिखते हैं। RS आप लिख लें, दैट्स बेटर। और इसका फॉर्मूला है RS इज कैलकुलेटेड इज इक्वल टू 1 - 6 DI इसका स्केयर डिवाइड बाय n × n²-1। अब ये DI क्या है? DI इज द डिफरेंस बिटवीन μi एंड xi वैल्यू। म्यू और एक्स की वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस होगा उसका स्केयर जो होगा वो वैल्यू होगी DI की। अब म्यू आई और DI को मैंने डिफाइन किया, ये म्यू और एक्स की वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस है। तो सबसे पहले हमें म्यू की वैल्यू यानी कि एरर की वैल्यू चाहिए, और एरर की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मॉडल फिट करना होगा। ये डाटा था कुछ y और x की वैल्यूज़, ये x की वैल्यूज़, इनके ऊपर डाटा फिट किया गया, मॉडल फिट किया गया, ये मॉडल आ गया। इससे y हैड की वैल्यूज़ फिर निकाली, y हैड से फिर y हैड ये माइनस किया गया तो म्यू की कॉलम मिल गया। ये म्यू की वैल्यूज़ टोटल लिखी हुई हैं और इनकी अब रैंकिंग की गई है। रैंक ऑफ म्यू आई, ये 9 नंबर पर ग्रेटर वैल्यू थी, ये 10 नंबर पर ग्रेटर वैल्यू थी। सबसे छोटी वैल्यू जो थी वो 0.03, ये 1 पे है। सेकंड वैल्यू दिस वन है, थर्ड वैल्यू ये है। इसके बाद फिर जो वैल्यू इससे बड़ी थी वो है 0.2, ये 4, इसके बाद ये 5, 6। मतलब ये किसी तरह आपने इनके ऑर्डर के हिसाब से रैंकिंग कर लेनी है। और दूसरा ये कि एक्स की वैल्यू ये लिखी हुई हैं, इनके आगे फिर आपने लिख लेना है इनकी रैंकिंग। सबसे छोटी वैल्यू है 10.2, इसके आगे उसने 1 लिख दिया। और उसके बाद है 10.4, ये सेकंड वैल्यू आ गई 10. और इसी तरह थर्ड फोर्थ वैल्यूज जो हैं ये आपने कर लेनी है। उसके बाद DI आ गया 9 - 5, ये म्यू और एक्स की वैल्यूज़ का डिफरेंस ले लेना है तो आपको ये DI की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। 9 - 4 5, 10 - 9 1, 4 - 7 -3, 5 - 10। ये DI का पूरा कॉलम आपने बना लेते हैं। अब DI का कॉलम जो बना लेना है, DI का स्केयर भी कॉलम बनाना है। DI का स्केयर मतलब 5 है, ये 25 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका स्केयर 1 ही आएगा, -3 इसका स्केयर आ जाएगा 9। ये कॉलम इधर बनेगा एक एक्स्ट्रा। और उसके बाद जो DI स्केयर की वैल्यू होगी वो आपने इधर लिख देनी है। जो भी वैल्यू होगी वो आप इधर लिख देंगे इनकी वैल्यूज़ को। और उसके बाद जो है ये R3 की RS की वैल्यू जो आप हैं ये आपने कैलकुलेट करनी। यहाँ पर जो वैल्यू आई थी वो 0.33 आई थी। 0.33 वैल्यू आ गई। इसको मॉडल में इसको T की फॉर्मूले में पुट किया 0.333। n-2 10 वैल्यूज थी, 10 - 2 8। और ये नीचे R स्केयर की वैल्यू 0.33 का स्केयर लें तो 0.110 आता है। तो ये सारी वैल्यूज अंडर रूट के हैं, 1 - 0.110। अब इन सारे को सॉल्व किया तो आंसर है 0.998। अब इसके लिए जो है टेस्ट स्टैटिस्टिक वैल्यू वो है 0.05 एंड n-k। इसकी वैल्यू जो आई है वो टेबल से 2.3 आई। अगेन वही स्टेप
के रिजेक्शन रीजन, रिजेक्ट एच नॉट की वैल्यू को रिजेक्ट कर दें अगर आपकी टैबलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन अगर आपकी कंप्यूटेड वैल्यू है ग्रेटर देन टैबलेटेड वैल्यू। ये कंप्यूटेड वैल्यू 0.998 और जो टेबल से वैल्यू ली गई है वो 2.3 है। अगर ये वैल्यू इससे ग्रेटर है तो रिजेक्ट कर दें एच नॉट, अगर नहीं तो फिर डू नॉट रिजेक्ट। हम देख सकते हैं कि दिस वन वैल्यू इज नॉट ग्रेटर देन दिस वैल्यू, सो वी कैन से दैट डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट। ये आपका काम है, ये आपने करना है। आपने डेटा लेने हैं, आपने बुक से कोई भी डेटा ले लेना है 10 वैल्यूज़, और तीनों डेटा के ऊपर अलग अलग तौर पर ये वाले, बेशक आप अपनी दूसरी बुक शेर चौधरी से डाटा ले लें, कौन की बुक से ले लें, जहाँ से मर्जी ले लें, 10 वैल्यू इनफ है और उनके ऊपर आपने ये अप्लाई करना है टेस्ट, तीनों टेस्ट अलग अलग आर सॉफ्टवेयर आर से, और उनकी जो है आर सॉफ्टवेयर से जो भी आप उस क्यूरी लिखेंगे वो भी, और मुकम्मल स्टेप ये आपने काम करना है। ओके, ये ग्लेजर टेस्ट के बारे में यहाँ पर थ्योरी वगैरह लिखी हुई है कि आफ्टर ऑब्टेनिंग रेजिडुअल फ्रॉम ओएलएस रिग्रेशन से आपने जब म्यू आई को लेना है, ग्लेजर सजेस्ट रिग्रेसिंग द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ म्यू आई ऑन द एक्स वैल्यूज। ग्लेजर टेस्ट कहता है कि जी ये जो म्यू आई है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को रिग्रेस किया जाए ऑन द एक्स वैल्यूज। ये जो फर्स्ट मॉडल है ये वाला हमने यूज़ किया था एग्जाम्पल में। बाकी दूसरे मॉडल भी बन सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि जी डाटा किस तरह का है और उसके ऊपर कौन सा मॉडल अप्लाई हो सकता है। He has found that the for large sample following models give statistical results is detecting heterostoticity. Heterostoticity is established if beta 2 turns out to be statistically significant in one of the above regression. For transformation, अच्छा ग्लेजर टेस्ट में बल्कि ये भी है कि हमने समटाइम इसको अल्फा के लिए भी यूज़ करते हैं, समटाइम इसको बीटा के लिए भी यूज़ करते हैं। ये जो यहाँ पर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में हमने आई थिंक जस्ट अल्फा के लिए कैलकुलेट किया है। यस, हमने यहाँ पर जस्ट इसको अल्फा के लिए यूज़ किया है, लेकिन आप इसको बीटा के लिए भी यूज़ करें, बीटा के लिए भी चेक करें कि स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है कि नहीं। जो ट्रेडिशन है ज़्यादा तौर पर वो बीटा के लिए यूज़ होता है, अल्फा के लिए बहुत कम यूज़ होता है। कि बीटा की अगर डिटेक्शन नहीं आ रही तो हम कहते हैं कि जी डाटा के अंदर हेटेरोस्टोसिटी मौजूद नहीं है, लेकिन केयरफुली हम अल्फा के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों में से वो बीटा के लिए, आप बीटा के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ पर भी उसने यही कहा अगर बीटा के लिए ये वैल्यू जो है स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है तो फिर हम कहेंगे कि डाटा के अंदर हेटेरोस्टोसिटी मौजूद है। इफ़ नॉट देन वी कैन से दैट देयर इज होमोस्टोसिटी इन द डाटा। सेकंड मेथड है पार्क टेस्ट। पार्क टेस्ट को 1966 में आर ई पार्क ने प्रपोज किया था, जिसमें उसने कहा था सबसे पहले ओएलएस मेथड से आप मॉडल फिट करें और उसके बाद जो म्यू आई स्केयर आप म्यू की वैल्यूज़ मिलेंगी उसका लॉग ऑफ म्यू आई स्केयर को रिग्रेस करें ऑन द लॉग ऑफ एक्स। यहाँ पर जो मॉडल है, यहाँ पर 2 मॉडल लिखे हुए हैं, जो हमने यूज़ किया है वो है सेकेंड वन, कि आपने ये मॉडल यूज़ करना है। ये वैल्यू इधर भी है, log ऑफ म्यू आई का स्केयर इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 log ऑफ एक्स आई। फर्स्ट पॉइंट यानी उसने ये लिखा है ऑब्टेन ओएलएस एस्टिमेटर एंड रेजिडुअल्स। ओएलएस एस्टिमेटर और रेजिडुअल्स को आप कैलकुलेट करें एंड सेकंड में देन एस्टिमेट द रिग्रेशन, और उसके बाद जो है रिग्रेशन जो है वो कैलकुलेट करें। फर्दर जो भी प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस दोनों मैंने आपको बताए, लॉग अप्लाई करके फिर आप बीटा 1 के लिए भी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट टेस्ट चेक करते हैं और बीटा 2 के लिए भी। फिर ये मॉडल के वाले से जस्ट उसने लिखा है कि x1 इज है, ये रिग्रेसर है टू बी द कॉज ऑफ हेटेरोस्टोसिटी, क्योंकि x जो है ये एक हेटेरोस्टोसिटी। अच्छा है, हेटेरोस्टोसिटी जिस तरह आपको बताया था कि ये रिलेटेड होती है इसमें एरर टर्म जो है वो x वेरिएबल्स के साथ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जी ये बीटा जो वैल्यू है इसकी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होना ज़्यादा ज़रूरी है। इसका अगर ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट ना हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो जो टेस्टिंग होती है मेन जो है वो बीटाज के हवाले से होती है, अल्फ़ा के हवाले से नहीं, लेकिन अल्फ़ा को भी हम अपने फर्दर डाटा डिस्क्रिप्शन के लिए या फर्दर टेस्टिंग के लिए भी इसको यूज़ करते हैं।
If beta 2 turns out to be statistically significant, apply a t-test or heterostochasticity is established. IA रिजेक्ट यानी कि जो हाइपोथेसिस होगा नल हाइपोथेसिस, फिर उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। थर्ड टेस्ट है डिटेक्शन ऑफ हेटेरोस्टोस्टिसिटी का स्पीरमैन्स रैंक कोरिलेशन। वही आपको फार्मूलाज वगैरह जो है जनरल यहाँ पर लिखे हैं, आपको एग्जांपल्स के अंदर भी आपको बताए जा चुके हैं। फर्स्ट वन पे उसने कहा है कि कंसीडर द मॉडल, मॉडल को ये कंसीडर करें, एस्टिमेट मॉडल एंड ऑब्टेन रेसिडुअल्स, रेसिडुअल्स को ऑब्टेन करें। फाइंड रैंक्स कोरिलेशन बिटवीन म्यू आई एब्सोल्यूट एंड एक्स आई। म्यू आई को अच्छा है अपने एब्सोल्यूट भी लेना है और एब्सोल्यूट के हवाले से आपने इसके रैंक्स कैलकुलेट करने हैं और एक्स आई के भी। टेस्ट दी हाइपोथेसिस यानी कि रो इक्वल टू 0, नो हेटेरोस्टोसिसिटी, ये भी आपका हाइपोथेसिस आपको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप जस्ट इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कि जी एल्स आर होमोस्टोस्टिस्टिक। बाकी आपका नेक्स्ट जो है ये, बल्कि यहाँ पर ये जो चीज़ है ये टी को इग्नोर करना है। ये टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या उसने फार्मूला जो है वो लिखा है, लेकिन साथ में उसने टी के नीचे ये उसने टेबलेटरी वैल्यू वगैरह का लिख दिया है। इसको आपने इग्नोर करना है। ये n-2 ही होता है और साथ में अल्फ़ा की वैल्यू, ये 1 - α/2 नहीं होता। ये जस्ट टी के इक्वल है टेस्ट स्टैटिस्टिक वैल्यू, जिसके अंदर जो RS की वैल्यू है ये इसके इक्वल है सम ऑफ DI का स्केयर डिवाइड बाय n × n² - 1। एंड फोर्थ पे टी कैलकुलेटर अग्रीगेटर है टी टेबलेटेड से, देन रिजेक्ट एज नॉट, अदरवाइज डू नॉट रिजेक्ट H0। इसके अलावा फर्दर टेस्ट हैं लेकिन वो हम नहीं कर रहे। गोल्ड फिल्म मेथड है, पेजन गोल्ड फ्री टेस्ट है, वाइट जनरल टेस्ट है, वाइट ये काफ़ी फेमस है। उस कोनिकर ये भी टेस्ट है एक, रेमडील मयेज हैं, फिर डिफरेंट मेथड्स हैं, लेकिन ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम वी कैन नॉट डू एनीथिंग। हम इनमें से कोई चीज़ भी नहीं करेंगे। ये आपका सिलेबस यहाँ तक काफ़ी था। ओके जी, आपको अब असाइनमेंट की भी समझ आ गई होगी। ये आपने 3 क्वेश्चन करने हैं, 3 डिफरेंट डेटा सेट लेकर आर सॉफ्टवेयर आर के अंदर, और उनकी असाइनमेंट बनाकर आपने पेपर वाले दिन मुझे सबमिट करवा देनी है। ज़्यादा काम नहीं है, जस्ट 2 आवर्स का काम है। इसको काइंडली रिस्पॉन्सिबिलिटी से कर लीजिएगा। अगर आप हाथ हिलाएंगे तो काम होगा, अदरवाइज बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप सोचेंगे कि ज़्यादा लंबा काम है तो वाकई ये लंबा ही काम होगा, लेंथी होगा, लेकिन अगर आप करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इतना ज़्यादा ये काम नहीं है।